हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यूज़ चैनल अभ्यास कोचिंग सेंटर में। आज हम कराने वाले हैं कक्षा 12 के जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। हमने पिछले वीडियो में 7 प्रश्न तक करवा दिए थे। यह 8वां प्रश्न है, बीटी फसल पर संक्षेप टिप्पणी लिखिए। तो बीटी फसल क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार की गई ऐसी फसल जिसमें बैसिलस थ्यूरिएंसिस नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है। प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है? जो इंजीनियर होते हैं, मतलब किसी भी तकनीक के द्वारा उसे बनाना। तो जैव तकनीक के द्वारा तैयार किया गया ऐसा फसल जिसमें कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं? तो बैसिलस थ्यूरिएंसिस मतलब थ्यूरिएंसिस नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है। तो यह जो जीवाणु होता है इसका उपयोग करके उसे बनाया जाता है, उसे बीटी फसल कहते हैं। यह जीवाणु बीटी विष उत्पन्न करते हैं। यह जो जीवाणु होते हैं बीटी प्रकार के विष को उत्पन्न करते हैं। जब कोई कीट फसल को खाता है, अगर कोई कीट उस फसल को खाएगा तो यह विष उसके आहार नाल को क्षतिग्रस्त कर देता है। जो उसकी आहार नाल बनती है उसको क्षतिग्रस्त कर देता है और वह कीट मर जाता है। यह फसल कीट प्रतिरोधी होती है, जैसे बीटी कपास, बीटी बैगन आदि। मतलब इससे एक कपास को उगाया जाता है और बैगन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज का ये रहा, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया है जैव खाद्य पर संक्षेप टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, विभिन्न प्रकार के जीव अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा मिट्टी में पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करते हैं। तो जो विभिन्न प्रकार के जीव अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा मिट्टी में पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करते हैं। तो जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो मिट्टी को चालते हैं और उसमें पोषक की मात्रा को वृद्धि करते हैं, जिन्हें जैव उर्वरक कहते हैं। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? जैव उर्वरक कहते हैं। जो छोटे छोटे जीव होते हैं आप देखेंगे तो मिट्टी को चाल करके भुरभुरा बनाते हैं, उसी की बात किया जा रहा है। यह ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृदा की उत्पादन शक्ति बढ़ाते हैं, जो भूमि की उत्पादन शक्ति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। यह फसलों को अकार्बनिक पोषक पदार्थ उपलब्ध कराते हैं। जो फसलें होते हैं और कार्बनिक पोषक पदार्थों को उपलब्ध कराते हैं, जैसे राइजेबियम, नास्टाक, एनाबीना आदि, ये सब उसके नाम हैं। यह रासायनिक उर्वरक की तुलना में अत्यधिक उपयोगी होते हैं। ये जो होते हैं यह रासायनिक उर्वरक की तुलना में अधिक उपयोगी होते हैं, क्योंकि यह रासायनिक उर्वरक से सस्ते होते हैं, उससे इसको सस्ता मिलता है तथा मृदा की उर्वरक शक्ति नष्ट नहीं होने देते हैं। जो मृदा की उर्वरक शक्ति है उसको नष्ट भी नहीं होने देते हैं। जब रासायनिक उर्वरक के उपयोग से दिन प्रतिदिन मृदा बंजर हो जाता है, अगर कोई हम रासायनिक प्रयोग की दवा छिड़काव कर रहे हैं तो जो भूमि है वो बंजर बन जाती है तथा साथ ही पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है और साथ ही जो हमारा वातावरण है वो खराब होता है। तो जैव खाद्य पर संक्षेप टिप्पणी, जिसको हम किसके द्वारा बनाते हैं? तो यह आपका जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं मिट्टी को चाल करके उसको उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिक कूट क्या है, इसकी विस्तृतता लिखिए। तो देखिए आनुवंशिक कूट क्या होता है। तो आनुवंशिक कूट नाइट्रोजन क्षारों का अनुक्रम होता है। यह एक नाइट्रोजन के क्षारों का अनुक्रम मतलब श्रेणी में बना होता है, जिसमें प्रोटीन अणु के संश्लेषण की सूचना उपस्थित होती है। जिसमें जो प्रोटीन अणु के संश्लेषण की सूचना उपस्थित होती है। 3 न्यूक्लियोटाइड का वह समूह अनुक्रम जो किसी विशिष्ट अमीनो अम्ल का निर्माण करता है उसे हम क्या कहते हैं? कोडान कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड का वह समूह अनुक्रम जो किसी विशिष्ट अमीनो अम्ल का निर्माण करता है उसे कोडान कहते हैं। आनुवंशिक कूट की खोज नीरेनबर्ग तथा
मिथाई नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो जो आनुवांशिक कोड की जो खोज किसने किया था, तो नीरेनबर्ग तथा मथाई नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह देखिए आनुवांशिक कोड की विशेषता। तो विशेषता क्या होती है, तो आनुवांशिक कूट त्रिक होते हैं। तो जो आनुवांशिक कूट होते हैं त्रिक होते हैं। त्रिक का मतलब जो आपका देखेंगे ये लिखा है 3 अक्षर में लिखा है, तो एक त्रिक होता है। जैसे दूसरा AUG तथा GUG प्रारंभिक कोडान, जबकि UUA तथा UGA समापन कोडान होते हैं। तो देखिए A मतलब होता है एडेनोसिन, U मतलब होता है यूरेसिन, G मतलब होता है ग्वानिन। तो इसी प्रकार से यह जो होते हैं दोनों प्रारंभिक कोडान होते हैं, और जो यह दोनों होते हैं यह समापन कोडान कहलाते हैं। तीसरा विशेषता देखिए, आनुवांशिक कूट कोमा विहीन होते हैं। यह क्या होते हैं, कोमा विहीन होते हैं तथा सर्वात्रिकता को दर्शाते हैं, मतलब सभी जगह पे ये विद्यमान होते हैं। आनुवांशिक कूट अनअतिव्यापी होता है, अर्थात प्रकूट के एक ही अक्षर का उपयोग 2 विभिन्न प्रकूटों में नहीं किया जा सकता है। मतलब किसी भी एक अक्षर का प्रयोग हम 2 बार नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए, एक विशिष्ट प्रकूट एक ही अमीनो अम्ल को कोडित करता है। जो एक विशेष प्रकार का प्रकूट होता है वह एक ही अमीनो अम्ल को कोडित केवल करता है। अगला है, प्रकूट के पहले 2 अक्षर अम्ल का निर्धारण करते हैं तथा तीसरे कोड को बिना प्रभावित किए विभिन्नता को प्रदर्शित करते हैं। तो यह रहा आज का हमारा यह। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आज का अगला क्वेश्चन है, मानव जीनोम परियोजना क्या है, इसकी विशेषता लिखिए। तो मानव जीनोम परियोजना एक बड़ी परियोजना होती है। इस परियोजना के अंतर्गत किसी DNA खंड को विलंघन व क्लोन किया जाता है। ये जो मानव जीनोम परियोजना होती है इसमें क्या करते हैं, इसके परियोजना के अंदर DNA खंड को विलंघित या क्लोन किया जाता है। मतलब DNA वाले भाग को काट करके जोड़ा जाता है या वहाँ से हटाया जाता है। इस परियोजना का उद्देश्य मानव जीनोम अनुक्रम का पता लगाना था। इसका जो उद्देश्य था, यह जो मानव के जीनोम है इनका पता लगाना था। इस परियोजना को महापरियोजना भी कहते हैं। इस परियोजना को किस नाम से जानते हैं, तो महापरियोजना के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, मानव जीनोम में लगभग 3 × 10⁹ क्षार युग्म मिलते हैं। इतने प्रकार के उसमें क्षार पाए जाते हैं। प्रति क्षार के अनुक्रम को जानने के लिए लगभग $3 खर्चा होता है। एक क्षार को जानने के लिए हमें कितना खर्चा करना पड़ता है, $3 का खर्चा करना पड़ता है। इस प्रकार पूरी परियोजना को जानने में लगभग $9 बिलियन खर्चा होता है। इतने जो क्षार होते हैं इसको पूरे को जानने में $9 बिलियन का खर्चा होता है। यह परियोजना इतनी लंबी होती है कि एक मानव कोशिका में DNA सूचनाओं को संकलित करने के लिए लगभग 3300 किताबों की आवश्यकता होती है। यह जो मानव कोशिका में DNA की सूचना को अगर पूरा हम संकलित करें लिखा जाए तो लगभग 3300 किताबों की आवश्यकता होती है। आगे देखिए, मानव जीनोम की विशेषताएं। तो पहला विशेषता क्या है, मानव जीनोम में इतने क्षार युग्म मिलते हैं, जैसे हमने थ्योरी में बताया था। जीनोम की संख्या यह आपका 30,000 है। लगभग सभी लोगों में मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड क्षार समान होते हैं। इतनी संख्या में पाई जाती है और न्यूक्लियोटाइड की संख्या समान होती है। खोजी गई 50% से अधिक जीन कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त है। मतलब खोजी गई जितने अधिक जीन है उसमें से 50% के बारे में केवल जानकारी प्राप्त है। मानव जीनोम के बहुत बड़े भाग का निर्माण पुनरावृत्ति अनुक्रम द्वारा होता है। जो मानव जीनोम का जो बहुत बड़ा भाग होता है वह निर्माण पुनरावृत्ति अनुक्रम द्वारा होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं
फिर अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उसमें कराए जाएंगे। तब तक के लिए इतना आप लोग रिवीजन करते रहें।